Hello mathematicians, in today's session we will learn how to study relationship between different sets. Also, we will study different operations that can be performed on these sets, right? So in earlier classes we would have learned various operations that can be performed on real numbers, right? Like you have multiplication, division, subtraction, addition, right? Likewise, we also have different operations that can be performed on sets, and we will also learn why these operations are needed, right? So the very first topic that I am going to take up in today's class is Venn diagrams. So this concept was introduced by an English logician, John Venn, in 1834 to 1883. Okay, so what is a Venn diagram? Like I said, that we will study the relationship between sets, right? That can be done using the Venn diagram. It consists of a rectangle. हम एक rectangle ड्रॉ करेंगे, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, राइट? और वो सर्कल्स क्या होंगे? वो सर्कल्स रिप्रेजेंट करेंगे उन सेट्स को, राइट? अब ये एक मैंने वेन डायग्राम बनाया है जिसमें ये मेरा यूनिवर्सल सेट है. रेक्टेंगल इज रिप्रेजेंटिंग योर यूनिवर्सल सेट. ओके, अब ये जो डिफरेंट सेट्स हैं, these are collection of objects, right? Like we have the definition of set. It's a well defined collection of objects. Suppose this is a set A and this is a set B, right? अब इनमें जो भी different elements है, we will write down here. For example, this is the set of natural numbers. Universal set is the set of natural numbers, and let me write down set A as set collection of all even natural numbers, right? 2n. And let me write down here collection of all odd natural numbers. Okay, so this is the first set, this is the second set, and these two are disjoint sets. What are disjoint sets? Disjoint sets are the sets that do not have any element in common, जिनमें कोई element common नहीं है, right? Let me write down here n belongs to the set of naturals. Okay, अब यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा, दोनों नहीं हो सकता है. दैट मीन्स दीज सेट्स आर डिसजॉइंट. ओके, इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. दिस इज हाउ वी ड्रॉ वेन डायग्राम, एंड आई विल शो यू हाउ वी ड्रॉ द वेन डायग्राम वेयर वी हैव एलिमेंट्स इन कॉमन. ओके, सपोज मेरे पास दो सेट्स हैं जिनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, राइट? तो हाउ आई विल ड्रॉ इट? I will draw the rectangle to represent the universal set. Suppose that एक set है A, एक set है B, right? और इसमें कुछ elements दोनों में common है, right? Suppose there's a number 1 and 2 which is common in both the sets. मैं A को assume करती हूँ 1 2 3 4 and B को assume करती हूँ 1 2 5 and 6. ओके, सो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? वेन डायग्राम में जो ए के एलिमेंट्स होंगे वो मैं ए सेट में लिखूंगी. ए और बी में 1 and 2 तो कॉमन है, राइट? दोनों में प्रेजेंट है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बाकी के एलिमेंट्स लिखूंगी 3 and 4. ओके, यहाँ पर मैं बाकी के एलिमेंट्स लिखूंगी 5 and 6. दिस इज हाउ वी ड्रॉ द वेन डायग्राम व्हेन वी हैव एलिमेंट्स इन कॉमन. अब ये तो था कि जब हमारे पास दो सेट्स गिवन है, राइट? तो जब हमारे पास तीन सेट्स होते हैं तब हम कैसे ड्रॉ करते हैं वेन डायग्राम? लाइक दिस. तीन सेट्स में इस तरीके से ड्रॉ करते हैं. ये मेरा फर्स्ट सेट है, ये मेरा सेकंड सेट है, ये मेरा थर्ड सेट है. ओके, एंड इन सभी सेट्स में लाइक ए और बी में अगर मैं कॉमन की बात करूं तो वो ये एरिया है, राइट? बी और सी में अगर मैं कॉमन की बात करूं तो वो ये एरिया है. ए और सी में अगर मैं कॉमन की बात करूं तो वो ये एरिया है. ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं. नाउ ये तो हो गया कि हम वेन डायग्राम को लिखते कैसे हैं, राइट?
आई मीन ड्रॉ कैसे करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज कि इन पर हम सेट्स पर हम क्या क्या ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं, राइट. तो इस पे दो मल्टीपल टाइप्स के ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं हम लोग. फर्स्ट इज योर यूनियन. ओके, अब यूनियन की जब बात होती है, सपोज ए और बी दो सेट्स हैं, राइट. ए में भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, A1 A2 A3, ओके, सो ऑन. और बी में भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, B1 B2, सो ऑन. ओके, तो जब हम ए यूनियन बी की बात करते हैं, ए यूनियन बी खुद में एक सेट है. इट इज अगेन अ सेट जिसमें कि कौन से एलिमेंट्स हैं, जो कि ए में भी हैं और बी में भी हैं, राइट. बट द कंडीशन इज कि हमको दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो एक ही बार लिखने हैं, उनको रिपीट नहीं करना है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज suppose your set A is 2 4 6 8, okay, and your next set is 6 8 10 12, okay. अगर मैं अब A यूनियन B मुझे लिखना है तो ये क्या होगा, इट विल बी 2 4, A के तो हम सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे, राइट. A union B contains all elements from A and all elements from B. A और B के दोनों elements A union B में, union मतलब collaboration, okay. So A और B को जब हम collaborate करेंगे तो A के भी elements होंगे, B के भी elements होंगे, सिर्फ repeated elements नहीं होंगे उसमें, right. For example 2 4 6 8, अब 6 already आ चुका है, अब I am going to write elements of B. 6 already आ चुका है, 8 already it is there, right. Now 10 is not there, so I'll write it down. 12 is not there, so I will write it down. So A union B is this 2 4 6 8 10 12. Okay, now let's observe something important in relation to this operation union and sets. Okay, now suppose A is A E I O U, ये हमारे कलेक्शन ऑफ वॉवल्स है. B इज A I U, ओके. तो अगर मैं A यूनियन B की बात करती हूँ तो A के सारे एलिमेंट्स तो आएंगे ही, राइट. A E I O U. अब A ऑलरेडी प्रेजेंट है इसमें, राइट. तो there's no need to write it again. I is also present in A. U is also present in A, right. तो हम कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे एंड वी सी दैट हेयर A यूनियन B हमारा A के इक्वल हो गया, राइट. सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन हेयर, जब भी कोई भी, जब हम A यूनियन B की बात कर रहे हैं, आइदर A is a subset of B or B is a subset of A. A union B will be if it is like B, the bigger set, okay. क्योंकि देखो A यूनियन B में जब हम यूनियन लिख रहे हैं तो उसमें A के भी एलिमेंट्स होंगे, B के भी होंगे. अगर A सबसेट ऑफ B है, इसका मतलब A जो है आपका छोटा सेट है, B बड़ा सेट है. अब B के तो सारे एलिमेंट्स होंगे, तो हमारा जो फाइनल सेट बनेगा वो B होगा, क्योंकि A के एलिमेंट्स तो B में कवर हो जाएंगे, राइट. ऐसे ही अगर B इज अ सबसेट ऑफ A, तो इसमें हमारा A जो है एक बड़ा सेट है, राइट. B के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट हैं, तो हमें B के एलिमेंट्स दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है, राइट. तो अगर मैं रिपीट करूं इस कॉन्सेप्ट को, तो वो ऐसे होगा जैसे आपके पास अगर A इज अ सबसेट ऑफ B, राइट. A is a subset of B. अब B is a larger set, okay. और A is a subset of B का मतलब ये है कि A के सारे एलिमेंट्स B में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ठीक है. A यूनियन B में हम कैसे लिखते हैं एलिमेंट्स, हम A के भी एलिमेंट्स लिखते हैं, B के भी लिखते हैं, लेकिन जो रिपीट हो रहे होते हैं उनको हम एक बार लिखते हैं, राइट. तो इसमें
क्योंकि बी लार्जर सेट है और ए के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी बी में कवर्ड हैं, तो हम सीधा इसको बी लिख सकते हैं, राइट. एंड सिमिलरली इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए यूनियन बी इज कैपिटल ए. तो जो भी बड़ा सेट होगा वो आपका यूनियन बन जाएगा. ओके. So union का basically, if you understand the concept of union of sets, there's nothing you need to remember it. You will already understand कि ये जो दो conditions हैं, A is a subset of B के केस में union क्या होगा और B is a subset of A के केस में union क्या होगा. If you understand the concept of union, A union B is nothing but it is again a set which contains all the elements of A and all the elements of B. And symbolically हम इसको कैसे represent करते हैं? It is written as A union B is all such X such that X belongs to A or X belongs to B, right? It's kind of or, right? X A को भी belong कर सकता है, X B को भी belong कर सकता है, right? So A union B is this. अब इसके हम कुछ important properties study करेंगे. प्रॉपर्टीज ये होंगी और हम वेन डायग्राम ड्रॉ करके इसको स्टडी करेंगे. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन. राइट. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ. ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए. ओके. तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? दिस इज रिटन एज कम्यूटेटिव लॉ. ओके. सो इफ एक्स इक्वल प्रूव करने के लिए क्या हम करते हैं? दोनों सेट्स हैं. बी यूनियन ए इज ऑल्सो अ सेट, ए यूनियन बी इज ऑल्सो अ सेट, राइट. तो अगर कोई एलिमेंट यहां पर बिलोंग करता है, इट मीन्स आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, राइट. We can also write it as this implies x belongs to b or x belongs to a. I mean this is very obvious कि हम this implies x belongs to b union a, right. इसमें वैसे भी क्योंकि ये सेट है, इसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर नहीं करता है, तो कम्यूटेटिव लॉ ऑटोमेटिकली होल्ड करेगा इसमें, राइट. कम्यूटेटिव लॉ इज बेसिकली, जब कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है? कम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स दैट जब भी हम किसी दो entities can be anything, it can be set, it can be real numbers, it can be anything, जिनमें हम कोई ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, राइट. तो जब भी हम अभी हम सेट्स की बात कर रहे हैं, वी विल टॉक अबाउट यूनियन राइट नाउ. ओके. तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, यानी कि फर्स्ट एंटिटी और सेकंड एंटिटी में जो रिलेशनशिप है उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है. जो ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं ऑर्डर मैटर नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल आप मल्टीप्लीकेशन देखोगे रियल नंबर्स में, तो 2 into 3 is same as 3 into 2, right? This is called commutative law. There is one more law which is associative law. Associative is like this. It is written as this: A union B union C is equals to A union B union C. तो जब हम तीन एंटिटीज की बात कर रहे हैं और उन पे ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं, वहां पर हम एसोसिएटिव लॉ यूज करते हैं. और इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट two entities union the third entity and first entity union the last two entities clubbed together. Okay. हमने यहाँ पर पहली दो को क्लब किया और राइट साइड में हमने लास्ट की दो को क्लब किया. doesn't make a difference. This is called associative law. Okay. अब अगर हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी का, तो आई एम नॉट ड्रॉइंग द रेक्टेंगल राइट नाउ. ओके. दिस इज योर ए बी एंड सी. ठीक है. अब ए यूनियन बी क्या होगा? ये पूरा पोर्शन, ए के एलिमेंट्स
B के elements, right? This is complete A union B, right? And union C अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा, ये भी add हो जाएगा, complete. Okay? And similarly, associativity का जो RHS है, that is A, right? It only, I mean, this is all a matter of the order in which we are considering the sets. A, and अगर मैं B union C की बात करूं तो this is like this. So ultimately it's complete three circles, right? Elements present in all the three circles without having repeated the element. Okay? तो इस ये तीनों क्या होगा? A union B union C, यानी कि A के elements union with B के elements with C के elements without repeating any of the element, right? वैसे भी जब भी हम सेट को इवन जब हमने इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स स्टडी किया था इन रोस्टर फॉर्म, हम नंबर्स को एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, राइट? Even if you write them repeatedly, doesn't make sense. If you write 2 twice in a set, 2 is still an element of a set, right? You write it 3 times, doesn't make sense. Okay, so this is law of associativity. And now let's study some more properties. Union. The third property is A union phi. This empty set is denoted as null set or void set or empty set. Okay. A union phi. अब phi में तो कोई elements होते नहीं हैं, right? It is empty. तो जब इसका union करेंगे तो A union phi is, यानी कि A के सारे elements और phi के सारे elements, phi में कुछ है नहीं, तो this is equal to A, right? And similarly, A union A is A के सारे elements and A के सारे elements, this is again A, right? अगर मैं इसकी बात करूं, A is 1 2 3 4, अगर मैं A union A लिखूं तो क्या आएगा? 1 2 3 4. अगेन आई विल कंसिडर द सेट A. दोबारा मतलब A union A अगर मुझे लिखना है तो ये सारे elements repeated है. I don't need to write them again. So this is basically equal to A only, right? 5. You don't need to remember them. You need to understand these identities, right? A union the universal set. Don't confuse between the union symbol and the universal set. This is the universal set because I told you A is a subset of universal set because universal set is a bigger set, right? So A हमेशा subset होगा, and if this is a subset of this, then their union is to be the larger set. Okay. So we have studied 5 properties of the operation union. These are commutative law, associative law, then union with empty set, union with the set itself, and union with universal set. So I can write it as, first is commutative law, second is associative law, okay, third is union with the empty set, fourth is union with the set itself, and fifth is union with the universal set. Okay, so these are 5 important properties of union. Okay, so next let's study about intersection. This is the second operation that can be applied on sets. One was कि हमने union में सारे elements को combine कर दिया, right? 2 sets के. अब intersection में हम बात करते हैं common elements की. Okay, so what are common elements? A intersection B. इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 2 5 6, ओके, एंड आई एम राइटिंग 1 3 2 7, ओके. तो इनमें क्या एलिमेंट्स कॉमन है? ए इंटरसेक्शन बी विल बी सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स. 1 is common, 2 is common, right? So it is again a set. It is again
because union or intersection, the closure property holds here, right? Closure property says that when an operation is defined on two entities, it belongs to the same category, right? If, for example, multiplication of two real numbers is again a real number, right? Division of two integers is not an integer, may not be an integer, right? So their closure property does not hold, right? So now if A is a set, B is a set, the intersection is also a set. और intersection में हमारे क्या elements present होते हैं जो कि A में भी हैं और B में भी हैं, right? So let's consider how to represent this using the Venn diagram, okay? Union and intersection. अभी अगर हम Venn diagram की बात करें तो we will draw a rectangle, okay? दो circles draw करेंगे. इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे? ये दो सेट्स हैं. ये जो एरिया है, अब ये पूरा एरिया जो है ये ए का एरिया है, इसमें सारे ए के एलिमेंट्स है, इसमें सारे बी के एलिमेंट्स है. अब ये एरिया कॉमन एरिया है, इसका मतलब ये है कि इसमें वो एलिमेंट्स हैं जो कि ए में भी हैं और बी में भी हैं. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर ए यूनियन बी, ओ सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी, राइट? और अगर मैं यूनियन की बात करूं तो ड्रॉ टू सर्कल्स. ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि ए में भी हैं, ए में ये सारे हैं, बी में ये सब एलिमेंट्स हैं. तो बेसिकली दिस इज ए यूनियन बी. ऑलराइट, so now let's study some important properties of operation of intersection like we did for union. So यहाँ पर भी वो commutative law, associative law ये सब hold करते हैं, right? So A first is A intersection B is equals to B intersection A, right? इसको proof करना, it is not actually needed, it is but obvious, क्योंकि यहाँ पर elements का order matter नहीं करता है, right? तो जब एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो फिर सेट्स का ऑर्डर भी मैटर नहीं करेगा यहाँ पे, राइट? सो इट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी. इट इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, राइट? सो इट डजंट मेक अ डिफरेंस. एंड एसोसिएटिविटी अगेन होल्ड्स, राइट? ए इंटरसेक्शन बी intersection C is equals to A intersection B intersection C. Now let us try looking at the Venn diagrams of both of them, LHS and RHS, right? तो अगर मैं इसका ड्रॉ करूं Venn diagram, this is A, B and C, okay? तो A intersection B क्या होगा? ये होगा, right? अब इसके साथ C वाला कौन सा पोर्शन कॉमन है? Only this one, right? और लेट मी रिफाइन इट, राइट? ये ए इंटरसेक्शन बी था, राइट? जो ए में भी है और बी में भी है, बट इसमें कुछ पोर्शन ऐसा आ रहा है जो कि हमें सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि जो कि इन तीनों में कॉमन है, राइट? आइडियली इट विल बी दिस पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट? अब अगर मैं आर एच एस का डायग्राम ड्रॉ करूं तो ए, तो दिस इज योर ए, राइट? एंड व्हाट इज योर बी इंटरसेक्शन सी? दिस वन. तो ये पूरे में और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा? अगर मैं इनमें से कॉमन निकालूं, आई विल गेट दिस वन, राइट? यहाँ पर ही मैं ड्रॉ कर लेती हूँ ये पूरा ए को. तो इसमें कॉमन क्या आ गया? ये सेंटर वाला एरिया, राइट? सो ट्राई टू ड्रॉ दीज वेन डायग्राम्स योरसेल्फ, यू विल गेट मोर इनसाइट इनटू इट, राइट? So next identities are intersection of A with phi, right? A intersection phi. It is phi because A intersection phi is collection of all elements which belong to A and which belong to phi. Phi does not have any element, so it has to be phi, right?
दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे? कुछ भी नहीं, बिकॉज इसमें तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं, राइट? सो सिमिलरली ए इंटरसेक्शन यू इज, अब ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो इनमें कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे? खुद सेट ए, राइट? करेक्ट। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर मैंने ए ड्रॉ किया है, तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे ए में और यूनिवर्सल सेट में? ए तो खुद इसके अंदर लाई करता है ना, ए लाई कर रहा है यूनिवर्सल सेट के अंदर, तो ये पूरा एरिया जो है इट इज ए इंटरसेक्शन यू, राइट? एंड सिमिलरली a intersection a, set of all elements that belong to a, basically this is again a. Okay, next important identity is distributive law. This is very important, how intersection distributes over in union, right? A intersection b union c is equals to a intersection b union a intersection c, right? तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड के वेन डायग्राम्स ड्रॉ करूं, व्हाट विल आई गेट? आई एम नॉट ड्रॉइंग द यूनिवर्सल सेट, आई एम जस्ट ड्रॉइंग these three. This is A, B, and C. Now B union C is this area, right? This is your B union C. और अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लूंगी, इस एरिया का A के साथ अगर मैं इंटरसेक्शन ले लूं, तो दिस विल बी दिस वन, राइट? तो मैंने A के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो लेट मी ट्राई एंड रब दिस पार्ट, नो, द एंटायर वन, राइट? ये एरिया और ये एरिया, ये आपका B यूनियन C के साथ इंटरसेक्शन में है विद A, राइट? B यूनियन C हमारा कंप्लीट दो सर्कल्स B एंड C थे, A के साथ जब मैंने इंटरसेक्शन लिया तो ये जो डार्क शेडेड एरिया है दैट इज योर A इंटरसेक्शन B यूनियन C, करेक्ट? सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड साइड को देखती हूँ, तो व्हाट इज योर A इंटरसेक्शन B? A intersection B is this, right? And A intersection C is this. और दोनों का अगर यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर जो डार्क शेडेड एरिया और यहाँ पर जो डार्क शेडेड एरिया दैट इज सेम, सो देयरफॉर दिस आइडेंटिटी आल्सो होल्ड्स ट्रू। तो इस केस में भी वी हैव कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिफॉर्मेंट लॉ, all those properties hold good. For better clarity, you just after watching this video, go through the NCERT textbook and you'll get more clarity on the topic, right? Next is difference of sets. Okay, now difference of sets क्या होता है? It is again a set. ये एक नया ऑपरेशन है, अभी तक हमने देखा यूनियन, इंटरसेक्शन, now it is difference. Difference of sets is like it is represented by A minus B. The order matters here, right? The difference of sets A and B written in this particular order, it is the set which contains elements, set containing elements from A but not from B. A माइनस बी का मतलब है A माइनस बी, यानी कि A में से हमने B को सब्सट्रैक्ट कर दिया, निकाल दिया, ठीक है? तो A के जो एलिमेंट्स हैं उनमें से ऑब्वियस सी बात है कि दो सेट्स अगर हैं तो उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं ना, राइट? तो A के तो सारे एलिमेंट्स हैं ही, बट उनमें से मुझे B के एलिमेंट्स निकालने हैं। इसका मतलब कि दिस इज बेसिकली A minus B. This is written as all such x such that x belongs to A and x does not belong to
बी। एक्स ए को तो बिलोंग करता है बट बी को बिलोंग नहीं करता है, राइट? So this is the symbolic notation. Let me write it down clearly. A minus B, all such x such that x belongs to A and x does not belongs to B. Now, let's take one example. Okay, and वो example है A minus B. For example, it is V is A E I O U and B is A I K U, right? तो V माइनस B हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि V के सारे एलिमेंट्स बट वो B में नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? V के तो सब एलिमेंट्स हमें चाहिए, तो वी विल स्टार्ट विद द एलिमेंट्स ऑफ V, बट अगर वो B को बिलोंग करता है हम उसको नहीं लिखेंगे इस सेट में, राइट? कैसे निकाल रहे हैं हम डिफरेंट सेट्स का? V के सारे एलिमेंट्स बट अगर वो B में है तो हम उसको नहीं लिखेंगे फाइनल सेट में। तो A की अगर बात करूं, इट इज इन B, सो वो V माइनस B में नहीं आएगा। E यहाँ पर B में नहीं है, सो वी विल राइट E। I is also there in B, so जो common elements है वो नहीं आएंगे, right? O is not present in B, so we can write it. U is also present in B, so this is V minus B. Okay. Similarly, you can write B minus V. यहाँ पर B के सारे elements, V के कोई element नहीं होंगे, तो A तो common है, I is also there in V, K is not there in V, so this is Q is also there in V, so this is singleton set K, right? So this is how we find the difference of the sets. And next topic is the complement of a set, right? तो अभी तक हमने different operations किए, अब ये operation होगा set का खुद पे, right? The operation of the set on the set A itself, right? Complement. What is the complement of the set? अगर A हमारा एक set है, right? And U एक universal set है, तो complement क्या होगा उसका? Complement होगा all such x such that x universal set को तो obviously belong करते ही हैं सब elements. That is the major you know the area under study, right? X belongs to U and x does not belongs to A. So it is a collection of all elements. A complement is a collection of all elements that does not belong to A, right? So for example, अगर मैं ले लेती हूँ U को, right? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, right? और A को ले लेती हूँ 1 3 5 7 9, right? तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वो सारे एलिमेंट्स U के जो कि A में नहीं है। 1 is there in A, right? 2 will come here, 3 will not come, 4 will come, 5 will not come here, 6, वो सारे एलिमेंट्स जो A में नहीं है, right? 7 8, this is your A complement. Okay, so this is how we find out A complement, and there are some important properties that are linked to the complement of sets. One important property is A union A complement. This is the universal set. How? Because अभी यूनियन का मतलब क्या है? जो एलिमेंट्स A में भी है और जो A कॉम्प्लीमेंट में भी है, राइट? सो बेसिकली इफ वी ड्रॉ रेक्टेंगल, इफ दिस इज A, अगर ये सर्कल जो है A को रिप्रेजेंट करता है तो ये पूरा जो रिमेनिंग एरिया है ये आपका A कॉम्प्लीमेंट है, राइट? तो दोनों का अगर इफ आई टेक द यूनियन, इट विल बी द यूनिवर्सल सेट, राइट? कैसे हुआ ये? अगर एक यूनिवर्सल सेट के अंदर मैंने एक सेट ड्रॉ किया A, राइट? तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो कि U में है बट A में नहीं है, राइट? सो दिस इज योर A कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों का जब मैं यूनियन लूंगी
A union this area, union this circle area, union this outer area, this will be U. Okay. Similarly, we have two more important identities called De Morgan's law that I will cover later. But let's first write down this identity. A complement is A. How to prove it? I can prove it using the Venn diagram also. For example, अगर ये एक सर्कल है, ये एक सेट है, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये आउटर एरिया है, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इज दिस आउटर एरिया. अब इस ए कॉम्प्लीमेंट का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो खुद ही ये सर्कल आ जाएगा विच इज ए, राइट. सो लेट्स से let x belongs to a complement, right, implies x does not belong to a complement खुद में एक सेट है, right. Can I write like this? अगर वो suppose this is a complement, this is some set, right. If I am saying suppose x जो है ये कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब x जो है ये कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, right. So it means if it is now what is a complement, this area, अगर वो इस एरिया में नहीं है तो वो इस सर्कल में होगा, right. X does not belong to a complement means x belongs to A. Similarly, if x belongs to A, right, it implies x अगर वो A में है, A complement में तो नहीं होगा, right. अगर वो A complement में नहीं है इसका मतलब x belongs to A complement का complement, right. So you simply remember that A complement is A itself, and phi complement is what is complement of an empty set. इसमें सपोज ये यूनिवर्सल सेट था, इसमें कुछ सेट है ही नहीं. सपोज अगर मैं फाई की बात करूँ इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, जो भी है ये कंप्लीट यूनिवर्सल सेट है. फाई कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट, ओके. एंड यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फाई. वाई? बिकॉज सारे एलिमेंट्स जो सबसे बड़ा सेट हम मान के चल रहे हैं दैट इज योर यूनिवर्सल सेट. अब जो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं? यू कॉम्प्लीमेंट इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स जो कि यू में नहीं है, राइट. कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स जो यू में प्रेजेंट नहीं है, राइट. तो वो कौन से एलिमेंट्स होंगे? देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट्स आउटसाइड यू, तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं स्टडी, right. Universal set is the largest set possible, okay. So this was all about the union, intersection and complement and difference of sets. Okay, these were important operations. Let me again repeat all of them and summarize all of them. A union B is all such x such that x belongs to A or x belongs to B. वो ए के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, बी के भी हो सकते हैं. ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल सच एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, राइट. नाउ ए माइनस बी इज वो सब एलिमेंट्स जो कि ए में तो हैं बट बी में नहीं है, राइट. सो दिस इज ऑल सच एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स does not belongs to B, right. And complement is all such x such that x does not belong to A. You can end it here or you can write it and x belongs to you, because this is but obvious we are considering the study inside the universal set, okay. So this was all about operations on sets, and I hope you learned how to draw the Venn diagrams. And Venn diagrams for two sets can be drawn like this. This is like this, and for three sets it is like this, okay. These are three sets, this is two sets. Usually we also draw a rectangle outside these circles, okay.
So this ends our session on Venn diagrams, union, intersection, complement, and difference of sets. Okay. In the next class, we will learn about the cardinality of the union of sets, right? And how union is related with the intersection. Okay. We will derive the cardinality of the union of the sets, and we will also do some practical problems on the basis of union and intersection of sets. Okay, we will do some good problems on that, but prior to that we will derive some formula for cardinality of the union of sets. Okay.